सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था एंड आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लारावेल के फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में एंड कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसका हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं हमारे आने वाले प्रोजेक्ट में। ठीक है। सो इससे पहले इफ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू गेट अपडेट ऑन माय लेटेस्ट वीडियो ऑन द वेब डेवलपमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप के फोल्डर पे जहाँ हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। एंड नाउ इस प्रोजेक्ट को मैं अपने टर्मिनल में ओपन करूंगा एंड मैं अपने कोड एडिटर में ओपन करूंगा। तो मैं सबसे पहले इसको अपने टर्मिनल में ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ, लिखता हूँ CMD। एंड नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं मैं डेस्कटॉप के अंदर आ गया हूँ। अब मैं इसको प्रोजेक्ट के अंदर मुझे नेविगेट करना है। इसमें लिखता हूँ CD फर्स्ट प्रोजेक्ट। एंड नाउ यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गया हूँ और नाउ मुझे इस प्रोजेक्ट को रन करवाना है। प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए हम लोग को लिखना है PHP आर्टिशन सर्व। ओके, आई हिट इंटर एंड मेरा सर्वर जो रन कर रहा है वो इस यूआरएल पे कर रहा है। तो मैं इस यूआरएल पे नेविगेट करता हूँ एंड यहाँ मेरा प्रोजेक्ट जो है रन कर रहा है। ओके। नाउ इस प्रोजेक्ट को मैं अपने कोड एडिटर में खोलता हूँ। मैं यहाँ पर VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई भी दूसरा एडिट कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं एक दूसरा CMD ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोड डॉट डॉट। ये बेसिकली शॉर्टकट है। किसी भी प्रोजेक्ट को आप VS कोड में ओपन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर अपने VS कोड में अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है। ठीक है। सो तो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि MVC कैसे वर्क करता है। सो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले MVC में हम लोगों ने जो व्यू मॉडल एंड कंट्रोलर के बारे में पढ़ा था वो फोल्डर्स एंड वो फाइल्स एक्चुअल में यहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। एंड हम लोग और डिटेल में उन फोल्डर्स एंड फाइल्स के बारे में जानेंगे, उनका क्या काम है जानेंगे। एंड उसके अलावा भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स के बारे में जानेंगे जिसका हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं अपने आने वाले प्रोजेक्ट में। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरा MVC का डायग्राम है जिसको मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। नाउ यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो मेरा व्यू कंट्रोलर एंड मॉडल है ये एक्चुअल में कहाँ एग्जिस्ट करता है। ओके। सो ये जो मेरा व्यूज है ये रहता है रिसोर्स फोल्डर के अंदर, देन व्यूज फोल्डर के अंदर। सो अगर मैं प्रोजेक्ट में अपना नेविगेट करूँ तो मैं देखूंगा यहाँ मेरा है रिसोर्स फोल्डर एंड इसके अंदर है व्यूज फोल्डर। ओके। सो जितने भी हम लोग व्यूज क्रिएट करेंगे ये सब कुछ हम लोग इसी फोल्डर के अंदर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लारावेल ने बाय डिफॉल्ट एक व्यू क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP। एंड ये व्यू एक्चुअल में ये जो हम लोग यहाँ पर पेज देख पा रहे हैं ये है। ओके। नाउ नेक्स्ट अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर है मेरा कंट्रोलर। तो कंट्रोलर रहता है ऐप HTTP कंट्रोलर फोल्डर के अंदर। एंड आप यहाँ पर प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं ये जो मेरा ऐप है, देन यहाँ पर HTTP एंड देन यहाँ है कंट्रोलर। सो यहाँ पर जितने भी हम लोग कंट्रोलर क्रिएट करेंगे वो इसी फोल्डर के अंदर आने वाले हैं। ओके। नाउ अब जो मेरा ये मॉडल है ये एग्जिस्ट करता है ऐप मॉडल के अंदर। ठीक है। तो मैं अगर अपने प्रोजेक्ट में जाता हूँ तो ये अब मेरा है ऐप फोल्डर। ठीक है। एंड इस ऐप फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा मॉडल फोल्डर। तो हम लोग जितने भी मॉडल्स बनाएंगे वो सारे मॉडल हम लोग इसी फोल्डर के अंदर बनाएंगे। ठीक है। नाउ हम लोग जान चुके हैं कि हम लोग का जो मॉडल व्यूअर कंट्रोलर है वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है। नाउ हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में अब जानने वाले हैं कि ये जो मेरा व्यूज है इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग इसमें कोर PHP का कोड कैसे लिख सकते हैं, हम लोग कंट्रोलर कैसे बना सकते हैं, हम लोग मॉडल कैसे बना सकते हैं। ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं व्यूज से। ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा लारावेल का व्यू है। सो जैसे कि मैंने पाथ के बारे में मैंने पहले ही बताया कि ये मेरा जो लारावेल का जो व्यू है ये हम लोग का रिसोर्स व्यूज फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करता है। एंड बाय डिफॉल्ट जो लारावेल है वो एक ब्लेड टेम्पलेट ऑलरेडी क्रिएट करके रखता है जिसका नाम है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है। सो नेक्स्ट फाइल नेम। तो फाइल नेम जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग जब भी व्यूज का फाइल क्रिएट करेंगे तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो हम लोग देंगे डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है। सो अगर आपको इंडेक्स बोल के फाइल क्रिएट करना है तो आप लिखेंगे इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है। सो ब्लेड डॉट PHP बेसिकली हम लोग का ब्लेड टेम्पलेट है। ठीक है। नाउ अगर हम लोग को PHP का कोड लिखना है व्यू फाइल के अंदर तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो मेनली व्यू फाइल के अंदर PHP का कोड लिखने के लिए हम लोग के पास टू वेज है, एक है इनलाइन एंड एक है ब्लॉक। ठीक है। सो इनलाइन जो होता है वो बेसिकली हम लोग जो PHP का कोड है उसको डबल करली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं और डबल करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग PHP का कोड
को लिख सकता है। ये बेसिकली जो हम लोग का जो इनलाइन कोड लिखने का तरीका है, ये बेसिकली वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। तो हम लोग जैसे मुझे हम लोग को पता है कि जैसे हम लोग पीएचपी में इको यूज करते हैं वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए, पर लारावेल जो व्यू फाइल है इसमें हम लोग डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर हम वेरिएबल को लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारा वेब पेज है उसमें प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लॉक। सो हम लोग ब्लॉक का यूज करके भी पीएचपी का कोड हम लोग लिख सकते हैं। एंड ब्लॉक बेसिकली हम लोग का जो स्टार्ट होता है वो @PHP एंड इंड पीएचपी। ठीक है। सो @PHP और इंड पीएचपी के अंदर में जो है वहां पर हम लोग जो भी हम लोग का कोड है वो हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम लोग जैसे कि इफ कंडीशन है तो इफ कंडीशन को हम लोग एट द रेट करके लिखेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि @इफ, एंड देन इसके ब्रैकेट के अंदर हम लोग पास करेंगे दो कंडीशन, जो भी हम लोग कंडीशन होगा, एंड देन उसके अंदर हम लोग लिखेंगे ट्रू कोड, मतलब जब भी इफ कंडीशन ट्रू होगा तो उसके लिए जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो हम लोग लिखेंगे इसके बाद, एंड देन जब हम लोग को जब इफ कंडीशन को क्लोज करना होगा वो हम लोग लिखेंगे @IND। ठीक है। सो नाउ हम लोग जल्दी से एक एक एग्जांपल देख लेते हैं इनलाइन कोड ब्लॉक का एंड इफ स्टेटमेंट का। ठीक है। तो हम आ गए हैं, सो नाउ मैं आ गया हूँ अपना welcome.blade.php के अंदर। ठीक है, मेरा ये फाइल है। एंड नाउ यहाँ पर मैं देखने वाला हूँ इनलाइन कोड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं व्यू के अंदर। ठीक है। तो मेरा जो सर्वर है वो रन कर रहा है लोकल होस्ट 8000 के अंदर। ठीक है। सो मैं आ गया हूँ व्यू तो मैं आ गया हूँ welcome.blade.php फाइल के अंदर, जो कि मेरा बाय डिफॉल्ट लारावेल ने जो व्यू क्रिएट किया है उसके अंदर। एंड मेरा जो सर्वर है वो रन कर रहा है लोकल होस्ट 8000 के अंदर। ठीक है। और अगर मैं इसको मैं अपने ब्राउजर में खोलूँ तो ये मेरा यहाँ पर मेरा जो सर्वर है लारावेल का वो रन कर रहा है। ठीक है। अब मैं इस व्यूज के अंदर मैं इनलाइन कोड को लिखने वाला हूँ, जैसे कि मुझे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा लिखा है डॉक्यूमेंटेशन, और अगर मैं वेब पेज में जाऊँ तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है यहाँ पर वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंटेशन के बगल में मैं कुछ एक वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन करूँ और देन उसको प्रिंट करूँ। ठीक है। सो वेरिएबल को असाइन करने के लिए मैं यूज करता हूँ ब्लॉक कोड का। ठीक है। सो मैं लिखता हूँ @PHP और @IND PHP। नाउ मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ। पीएचपी का वेरिएबल बेसिकली डॉलर साइन से होता है, तो मैं लिखता हूँ डॉलर var इक्वल टू माई वेरिएबल। ठीक है। नाउ मुझे अगर अब इस var को प्रिंट करवाना है डॉक्यूमेंटेशन के बगल में, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा डबल करली ब्रेसेस डॉलर var। ठीक है। मैं फाइल को सेव करता हूँ और मैं यहाँ जाकर अगर मैं इसको प्रिंट रिफ्रेश करूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो माई वेरिएबल है यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो हमारा जो इनलाइन पीएचपी कोड लिखने का जो मेथड है उससे बेसिकली हम लोग प्रिंट के लिए यूज करेंगे। ठीक है। सो मुझे यहाँ पर वेरिएबल को प्रिंट करवाना था तो इसलिए मैंने डबल कर्ली ब्रेसेस में जस्ट वैर को अंदर में लिखा, और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर विजिबल हो रहा है। ठीक है। नाउ अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगाना है, सपोज यहाँ पर मुझे बहुत सारा स्टेटमेंट लिखना है, मुझे 3-4 लाइन स्टेटमेंट लिखना है। सो उसके लिए मैं करली ब्रेसेस में यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर इंटर करके लिखूँ तो ये बहुत ही नॉट इजी टू अंडरस्टैंड होगा एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब भी कोई कॉम्प्लेक्स कोड लिखेंगे व्यूज के अंदर, तो हम लोग उसको पीएचपी कोड के अंदर लिखेंगे, कोड ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पर माई वेरिएबल है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर अगर लिख सकता हूँ कि जो मेरा वेरिएबल है इसके साथ माई वेरिएबल है, इसके साथ मैं एक और स्ट्रिंग को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है। तो सपोज मेरा यहाँ पर है स्ट्रिंग 1 मेरा है माई वेरिएबल, एंड स्ट्रिंग 2 है अनदर वेरिएबल। ओके। नाउ अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं कॉन्केटिनेशन करके, मतलब कि मेरा जो प्रिंट होगा तो आएगा माई वेरिएबल अनदर वेरिएबल एक साथ आएगा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, मतलब कॉन्केटिनेट करना चाहता हूँ, फिर यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, सो मैं क्या करूँगा कि इन दोनों को यहीं पर मैं इसको कॉन्केटिनेट कर लूँगा। फिर मैं जो मेरा आउटपुट वेरिएबल है जिसपे मैं इसको
स्टोर कर रहा हूँ उसको मैं वहां पर प्रिंट करूंगा, ठीक है। और अगर मैं सेम चीज को यहाँ पर करने जाऊं, तो ये मेरा मल्टीपल लाइन कोड है जो करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, तो नॉट वो स्टैंडर्ड वे नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी हम लोग जब कॉम्प्लेक्स पीएचपी कोड को लिखेंगे व्यूज के अंदर जिसमें बहुत सारे लाइंस इन्वॉल्व होंगे कोड के, तो उसको हम लोग पीएचपी कोड ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्केटिनेशन इक्वल टू डॉलर स्ट्रिंग अंडरस्कोर वन, ठीक है। और कॉन्केटिनेट हम लोग पीएचपी में कैसे करते हैं, डॉट का यूज करके, ठीक है। तो मैं यहाँ देता हूँ डॉट और मैं एक स्पेस देता हूँ बीच में, फिर यहाँ देता हूँ मैं डॉट और मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग अंडरस्कोर टू, ठीक है। सो मेरा जो कॉन्केटिनेशन है उसका रिजल्ट स्टोर हुआ यहाँ पे, सो मैं अब इस वेरिएबल को यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको अब मैं रिफ्रेश करूँ, ओके, कुछ अच्छा मैंने शायद वेरिएबल का नेम जो है वो ठीक से नहीं लिखा है। सो मैं यहाँ पर दिया हूँ कॉन्केटिनेशन, ओके, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल, ओके, मैंने यहाँ पर एक सेमीकोलन मिस किया है इसीलिए ये एरर मुझे दे रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें स्टेटमेंट का जब भी हम लोग कोई स्टेटमेंट क्लोज करेंगे तो एंड ऑफ द सेंटेंस में हम लोग को सेमीकोलन देना है, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओके, अनडिफाइंड वेरिएबल स्ट्रिंग वन, ओके, स्ट्रिंग वन, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग होगा लेकिन मैंने स्ट्रिंग लिखा है, ठीक है, ओके। नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब मेरा जो वेरिएबल है, जो कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग है, वो मेरा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है जैसे माई वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पीएचपी का कोड ब्लॉक में हम लोग पीएचपी का कोड लिख सकते हैं, ठीक है, कोड ब्लॉक का यूज करके। और हम लोग का जो इनलाइन लिखने का तरीका है वो हम लोग यहाँ पर बेसिकली प्रिंट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, मुझे देना है कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सपोज मुझे देखना है कि मुझे कोई कंडीशन लिखना है, मुझे कोई इफ कंडीशन लिखना है। सो इफ स्टेटमेंट हम लोग का कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन मैच करने पर वो इफ के अंदर जाता है, नहीं तो वो एल्स पार्ट में जाता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इफ एंड एल्स दोनों देखने वाला हूँ, ठीक है। सो सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि डॉलर टाइम ले लेता हूँ मैं, तो टाइम में मैं लिखता हूँ, मैं स्ट्रिंग में ही लिख रहा हूँ 12:0 PM, ठीक है, ठीक है। अ, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ कंडीशन, ठीक है। तो मैंने बस वेरिएबल को असाइन करने के लिए कोड ब्लॉक में इसको लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने एक वेरिएबल लिया टाइम बोल के, एंड मैंने उस पर एक वैल्यू असाइन किया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 12 PM, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ कंडीशन लिखूंगा कि अगर मेरा जो टाइम है वो 12 PM है तो वो होगा आफ्टरनून, अगर वो 6 PM है तो वो होगा इवनिंग, एंड अगर वो 11 PM है तो वो होगा नाइट। एंड उसी आउटपुट को हम लोग यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन के बगल में जैसे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं वैसे हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, @if करके मैं लिख रहा हूँ, @if, देन यहाँ पर हम लोग को लिखना है कंडीशन, ठीक है। सो कंडीशन क्या होगा, इफ डॉलर टाइम इक्वल टू आई मीन कि डॉलर टाइम इक्वल्स है 12:00 PM, ठीक है। तो अगर ये इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले ले रहा हूँ, डॉलर रिजल्ट के नाम से, ठीक है। और इसमें मैं स्टोर करूंगा आफ्टरनून, और मैं इसको क्लोज कैसे करूंगा, एंड इफ से, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऐसे 3 ब्लॉक और ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, एक में लिख देता हूँ 06 PM, और एक में लिख देता हूँ 11 PM, ठीक है। तो अगर 06 PM होगा तो ये हो जाएगा इवनिंग, और अगर रहा तो ये रह जाएगा नाइट।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मेरा टाइम है उसको मैंने सेट करके रखा है 12 PM में, ठीक है। तो मेरा जो कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, मेरा जो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा वो होगा ये वाला, राइट, क्योंकि टाइम इक्वल टू 12, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि मैंने यहाँ पर 12 ही सेट करके रखा है, ठीक है। अब मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करने वाला हूँ यहाँ पे, और मैं डॉक्यूमेंटेशन को हटा के लिख देता हूँ गुड, ठीक है। सो मेरा क्या होगा, जब भी मैं टाइम को यहाँ से चेंज करूंगा उसके हिसाब से मेरा यहाँ पे रिजल्ट में वो गुड आएगा, गुड नाइट, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, ठीक है। सो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा टाइम सेट किया हुआ है 12 PM। सो इसके हिसाब से ये इफ कंडीशन जो हम लोगों ने लिखा है इसके अंदर यहाँ पर हो जाएगा गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करवाता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने रिफ्रेश किया, ओके, डॉलर रिजल्ट अनडिफाइंड वेरिएबल दिखा रहा है, ओके। तो रिजल्ट जो है ये मैंने इफ कंडीशन के अंदर लिखा है। सो मुझे एक्चुअली इसको वेरिएबल को बाहर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं करेगा तो हमारा जो रिजल्ट है वो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने बस रिजल्ट को इफ कंडीशन के अंदर किया है। अब मान लीजिए कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं किया तो रिजल्ट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सो मैं रिजल्ट इक्वल टू कुछ एक वैल्यू ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट इक्वल टू, मैं लिखता हूँ, अब मैं इसको पेज को फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। सो नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा गुड प्रिंट हुआ है एंड देन लिया नो वैल्यू फाउंड, ठीक है। अब ये नो वैल्यू फाउंड क्यों आ रहा है, बिकॉज ये जो हमारा जो मैंने रिजल्ट में असाइन किया है हम उनके कोड में, ये उसको एक्चुअली एज इट HTML ट्रीट कर रहा है, क्योंकि ये जो ब्रेड फाइल है इसमें आप HTML का कोड भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये एज ए HTML ट्रीट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को इस फाइल को बताना है कि ये जो मेरा कोड है ये PHP का कोड है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, इनलाइन के अंदर से, ठीक है। तो मैं इसको रैप कर देता हूँ डबल करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे एंड यहाँ पर, ठीक है। नाउ हम इसको रन करवाते हैं, ठीक है। एंड नाउ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ मेरा जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है गुड आफ्टरनून। नाउ अगर मैं इस वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करूं तो शायद ओके, सो मैं यहाँ पर करता हूँ 12 को 6, ठीक है। ना ये मुझे दिखाना चाहिए गुड इवनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर नोटिस करेंगे तो मेरा दो जगह प्रिंट हो रहा है, ठीक है। एक इवनिंग यहाँ प्रिंट हो रहा है, एक इवनिंग यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब ये जो मेरा ऊपर में प्रिंट हो रहा है ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये मेरा यहाँ पर जो इवनिंग है ये मेरा ये जो लाइन है ये प्रिंट हो रहा है। अब क्यों प्रिंट हो रहा है, बिकॉज मैंने जो पहले कहा था कि हम लोग जो इनलाइन लिखते हैं वो बेसिकली हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर इसको भी प्रिंट कर दे रहा है। तो मैंने पहले ही कहा था कि हमारा जो ये इनलाइन जो इनलाइन जो हम लोग कोड लिखने के लिए यूज करेंगे वो बेसिकली यूज होता है प्रिंट के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मुझे दो जगह मुझे प्रिंट का स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो इसका राइट वे क्या है, तो इसका राइट वे है आप इसको ब्लॉक में लिखिए, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको मैं ब्लॉक में लिख देता हूँ @php एंड देन यहाँ पर मैं int php लिखता हूँ, जैसे कि मेरा ऑलरेडी ऑटो कंप्लीट से आ गया है। सो अब मैंने यहाँ पर इसको ब्लॉक में लिख दिया। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा बस एक ही जगह प्रिंट हो रहा है, ओके। सो हम लोग का जो कंट्रोल स्टेटमेंट है इफ कंडीशन है वो कुछ इस तरीका से काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग @if लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर हम लोग एल्स पार्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि PHP का जो इफ होता है इसका एल्स पार्ट भी होता है, तो आप यहाँ पर एल्स करके ऐसे @else करके भी आप कोई स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एल्स में यहाँ पर ऐसे प्रिंट कर देता हूँ सेम चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एल्स पार्ट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा और चेक करेगा कि 12 PM है नहीं है, सो ये क्या करेगा इसको प्रिंट कर देगा रिजल्ट में, ठीक है। तो मैं बाकी कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ। ना अगर मैं इसको रन करवाऊँ सब देख सकते हैं कि एल्स पार्ट एग्जीक्यूटेड आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर इफ एल्स
एल्स इफ भी लिख सकते हैं। तो एल्स इफ का जो सिंटेक्स है वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि @else if, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप सेकंड कंडीशन दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सेकंड कंडीशन दे दूंगा कि जो मेरा टाइम है वो 6 PM हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 06 PM। तो अब ये चेक करेगा 12 PM है, नहीं है, तो क्या 6 PM है? हाँ है। सो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस जो रिजल्ट है इसको प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ रिजल्ट इक्वल टू इट्स 6 o'clock। ठीक है। सो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एल्स इफ वाला जो स्टेटमेंट है वो मेरा प्रिंट हो रहा है। सो नाउ हम लोग जान चुके हैं कि हम लोग ब्लेड टेम्पलेट के अंदर हम लोग इफ कंडीशन कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इनलाइन कोड कैसे लिख सकते हैं, और कोर ब्लॉक का यूज करके हम लोग कैसे कोर पीएचपी का कोड व्यूज के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। सो ये हम लोग का था व्यूज। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंट्रोलर। हम लोग का जो कंट्रोलर है उसका जो पाथ है वो हम लोगों ने पहले बताया कि हम लोग ऐप एचटीटीपी फोल्डर के अंदर हम लोग कंट्रोलर फोल्डर एक हम लोग को मिलेगा, जिसके अंदर हम लोग चार जितने सारे कंट्रोलर क्रिएट करेंगे इसी फोल्डर के अंदर करेंगे। और जो कंट्रोलर है वो हम लोग का डॉट पीएचपी का ही फाइल होता है। ठीक है। जैसे हम लोग का जो व्यूज है वो डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी था, और ये हम लोग का डॉट पीएचपी ही होता है। ठीक है। अब हम लोग अगर किसी कंट्रोलर को क्रिएट करना चाहिए तो उसके लिए कमांड आता है php artisan make :कंट्रोलर, एंड देन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कंट्रोलर का नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है कि होम कंट्रोलर। ठीक है। तो नाउ हम लोग का जो आता है, जब भी हम लोग कंट्रोलर क्रिएट कर देते हैं तो उसमें हम लोग को एक नेम स्पेस देना पड़ता है। ठीक है। तो नेम स्पेस बेसिकली क्या है, तो नेम स्पेस बेसिकली है कि वो जो कंट्रोलर हम लोगों ने क्रिएट किया वो किस फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो हम लोग को लारावेल को बताना पड़ता है। ठीक है। तो ताकि लारावेल उसी फोल्डर के अंदर डुप्लीकेट नेम का कंट्रोलर ना क्रिएट करने दे। ठीक है, कंसिस्टेंसी जो है वो रिटेन रहे। ठीक है। ना हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम लोग कंट्रोलर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एंड कंट्रोलर का जो नेम स्पेस है वो कहाँ रहता है। ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपने कोड एडिटर पे। ठीक है। सो मैं इस कोड को रिवर्ट बैक कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है। नाउ मैं जाता हूँ कंट्रोलर फोल्डर के अंदर। तो कंट्रोलर हमें मिलेगा ऐप फोल्डर, देन एचटीटीपी, देन कंट्रोलर। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हम लोग का एक बेस कंट्रोलर यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, जो कि लारावेल बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके देता है। ठीक है। नाउ इसके अंदर हम लोग एक कंट्रोलर अब बनाने वाले हैं। ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल पे। नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे टर्मिनल में ये सर्वर जो रन हो रहा है। ठीक है। मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है। और मैं जाता हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CD डेस्कटॉप। मैं अपने प्रोजेक्ट पे अभी नेविगेट कर रहा हूँ। CD डेस्कटॉप के बाद आई थिंक फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गया हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पर वो कमांड लिखूंगा जिससे हम लोग कंट्रोलर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ PHP artisan make :कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर का हम नाम देते हैं इंडेक्स कंट्रोलर। ठीक है। सो इंडेक्स कंट्रोलर। ठीक है। ना जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा कंट्रोलर जो है वो रेडी हो गया है, और वो हुआ है ऐप HTTP कंट्रोलर फोल्डर के अंदर। ठीक है। सो मैं अपने एडिटर में अगर मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मेरा है, यहाँ मेरा इंडेक्स कंट्रोलर आ गया है। ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग जो कंट्रोलर है वो कमांड के यूज से हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब ना यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मेरा इसी नाम का इंडेक्स कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। ये एक्सटेंड करता है बेसिकली हम लोग का जो बेस कंट्रोलर है उसको, ये यहाँ पर। ठीक है। सो इस कंट्रोलर को ये एक्सटेंड करता है, मतलब कि जितने भी बेस कंट्रोलर का हम लोग का जो फीचर्स है, जो भी लारावेल बाय डिफॉल्ट देता है, वो सब कुछ हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। नाउ जो हमारा हमने जो नेम स्पेस के बारे में पढ़ा था वो है मेरा ये। सो बेसिकली अगर आप देखें तो ये बेसिकली
डिनोट करता है कि मेरा ये जो फाइल है ये किस फोल्डर के अंदर है। ठीक है। सो अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरा जो फाइल है यह है एफ एचटीटीपी कंट्रोलर फोल्डर के अंदर है। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो फाइल है जो मैंने अभी क्रिएट किया है इसका नेम स्पेस है। नाउ इस कंट्रोलर के हम अंदर हम लोग फंक्शंस बना सकते हैं जिसमें हम लोग बिजनेस लॉजिक सीखेंगे, जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कंट्रोलर के अंदर हम लोग बिजनेस लॉजिक्स बेसिकली लिखते हैं। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर कोई फंक्शन बनाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली, आप देख सकते हैं ये क्लास है, तो क्लास के अंदर मैं अगर फंक्शन बनाऊँ, सपोज मैं फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन, देन फंक्शन नेम यहाँ पर लिखता हूँ मैं इंडेक्स फंक्शन। ओके, इंडेक्स करके फंक्शन बनाता हूँ और मैं यहाँ पर रिटर्न टाइप दे सकता हूँ, तो मैं अभी के लिए रिटर्न टाइप नहीं देता हूँ, मैं आपके लिए सिंपल रखता हूँ इसको। ठीक है। अब यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी बिजनेस लॉजिक अगर मैं है तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकते हैं। सो अभी के लिए मैं बिजनेस लॉजिक को साइड में रखता हूँ, मैं इसको उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा था कि कैसे आप कंट्रोलर को क्रिएट कर सकते हैं। जो नेम स्पेस है वो हमारा क्या होता है, और हम लोग फंक्शन को अगर कंट्रोलर के अंदर लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है। सो आने वाले वीडियोस में जब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे बनाना, तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस लॉजिक लिखने वाले हैं, तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि आप कैसे कंट्रोलर पे जो बिजनेस लॉजिक है वो लिख सकते हैं। ठीक है। सो हम लोगों ने व्यूज और कंट्रोलर के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है। नाउ हम लोग चाहते हैं मॉडल के अंदर। तो हम लोग को जो मॉडल रहता है उसका पाथ क्या होता है, वो रहता है हम लोग का बेसिकली ऐप डॉट मॉडल के अंदर, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है। और ये जो मॉडल मेरा मॉडल है, उस मॉडल का जो फाइल नेम का जो एक्सटेंशन है वो भी पीएचपी फाइल होता है, मतलब डॉट पीएचपी फाइल, डॉट पीएचपी से हम लोग मॉडल फाइल को सेव करते हैं। ठीक है। मॉडल को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं आर्टिशन कमांड के अंदर। जो कमांड है वो है पीएचपी आर्टिशन मेक मॉडल, एंड देन में यहाँ पर लिखना है मॉडल का नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पर मॉडल का नाम दिया है माई मॉडल। ठीक है। सेम यहाँ पर जो मेरा नेम स्पेस है, जैसे हम लोगों ने बताया कि नेम स्पेस बेसिकली जो हम लोग का फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे, जो हम लोग मॉडल क्रिएट करेंगे, वो मॉडल किस फोल्डर के अंदर है, मतलब उसका पाथ क्या है उसको डिनोट करता है। एंड ये इस लारावेल के लिए बहुत ही इजी वे होता है तो डिटेक्ट करने का, ये मेरा फाइल कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, एंड हम लोग उस नाम से डुप्लीकेट फाइल उस में हम लोग जो लारावेल है वो क्रिएट करने नहीं देगा, तो हम लोग का कंसिस्टेंसी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का एक डॉलर फिलेबल प्रॉपर्टी आता है। तो डॉलर फिलेबल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, डॉलर फिलेबल प्रॉपर्टी हम लोग मास असाइनमेंट करते हैं। ठीक है। मास असाइनमेंट एक्चुअली क्या होता है, मास असाइनमेंट होता है कि मॉडल क्या होता है, मॉडल जो होता है वो हम लोग का डेटाबेस का अपर का लेयर होता है। ठीक है। तो उस मॉडल में हम लोग को लिखना पड़ता है कि हम लोग का जो डेटाबेस है, सपोज हम लोग का यूजर बोल के एक डेटाबेस में एक टेबल है, उस यूजर का हम मॉडल बना रहे हैं। ठीक है। तो डेटाबेस में यूजर टेबल में जितने भी कॉलम है, सपोज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, जितने भी हमारे कॉलम्स है, उस सारे कॉलम को हम लोग को लिखना पड़ता है डॉलर फीलेबल प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है। तो जिससे लारावेल को पता चलता है कि ये जो मेरा यूजर मॉडल है, इस यूजर मॉडल के जो कॉलम्स है वो हम लोग का फीलेबल में रहता है। ठीक है। नाउ एक और हम लोग का जो मॉडल का जो प्रॉपर्टी आता है वो है डॉलर टेबल। डॉलर टेबल में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, डॉलर टेबल हम लोग करते हैं जो डेटाबेस का हम लोग का जो टेबल है उसका नाम असाइनमेंट करते हैं। ठीक है। तो तो लारावेल को पता चलता है कि ये जो मेरा यूजर मॉडल है इसका टेबल नेम है यूजर्स, एंड जो फिलेबल प्रॉपर्टी है उसमें सारे जितने भी कॉलम्स है वो फिलेबल प्रॉपर्टी में अवेलेबल है। ठीक है। तो हम लोग अब प्रैक्टिकली थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे हम लोग एक मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग कैसे डॉलर फिलेबल प्रॉपर्टी एंड टेबल प्रॉपर्टी को हम लोग कहाँ पर लिखते हैं। ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपने कोड एडिटर पे। नाउ मैं आ चुका हूँ अपने कोड एडिटर पे, और मैं जैसे कि आपको पहले पता है कि हम लोग ये जो मॉडल है इसके अंदर हम लोग जितने भी मॉडल है हम लोग जब भी क्रिएट करेंगे, तो इस मॉडल फोल्डर के अंदर ही जब हम लोग मॉडल को क्रिएट करेंगे तो इस फोल्डर के अंदर आएगा। ठीक है। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और मैं एक मॉडल क्रिएट करता हूँ। तो आपको पता है कि मॉडल क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड हम लोग को लिखना है, तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा PHP आर्टिशन मेक कोलोन मॉडल, देन हमको लिखना है मॉडल का नाम। तो मैंने एक मॉडल का नाम दिया माई मॉडल। ठीक है, लाइक दिस। मैं करता हूँ इंटर, एंड आप देख सकते हैं कि मेरा जो मॉडल है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपने कोड एडिटर पे और देखता हूँ कि क्रिएट हो गया है। यस, ये रहा मेरा माई मॉडल वाला। तो ये रहा मेरा माई मॉडल। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेम नेम स्पेस है जैसे मैंने कंट्रोलर बताया था, और ये मेरा फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। ये मेरा जो फाइल है वो क्रिएट हुआ है ऐप स्लैश मॉडल के अंदर।
ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐप स्लैश मॉडल के अंदर ये मेरा जो फाइल है ये क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको और भी सारे चीजें मिलेंगी, जैसे हैश फैक्ट्री जो है फैक्ट्रीज वो हम लोग को मिलता है। ये बेसिकली फैक्ट्री सेटिंग के लिए यूज होता है, जो कि अभी हम लोग को जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको लिए बहुत ही सिंपल रख रहा हूँ वीडियोस को। आप जस्ट देखिए कि मॉडल हम लोग कैसे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अगर हम इसके डॉलर फिलेबल प्रॉपर्टी को असाइन करने वाले हैं तो ठीक है, अब हम लोग डॉलर फिलेबल प्रॉपर्टी को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो डॉलर फिलेबल प्रॉपर्टी को लिखने के लिए पहले हम लोग को एक्सेस स्पेसिफायर देना है, जैसे पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड डॉलर फिलेबल इक्वल टू, मैं यहाँ पर अब लिखूंगा सारे कॉलम्स के नाम। ठीक है, तो मैंने ये माई मॉडल बनाया है, सपोज इसका एक डेटाबेस में एक टेबल है। ठीक है, जिस टेबल का नाम है यूजर। ठीक है, और उसका जो कॉलम्स है उस कॉलम्स को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज मेरा कॉलम्स है फर्स्ट नेम, यहाँ पर है मेरा लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पर है मेरा ईमेल। ठीक है, मैं अब अलग अभी के लिए तीन ही फील्ड को बस मैं लेके चलता हूँ कि मेरा तीन फील्ड है डेटाबेस में। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग एरे में कॉमा सेपरेटेड करके हम लोग जो कॉलम का जो नेम है डेटाबेस का वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर डेटाबेस का जो टेबल है उसका नाम दे देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल इक्वल टू यूजर्स। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि मेरा जो मॉडल का नाम है और वो जो मेरा टेबल का नाम है वो अलग है। तो हम लोग ऐसे करके भी टेबल को स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर हमने अगर मैं जो मॉडल का नाम है वो सेम यूजर के नाम पे रखा तो हम लोग को टेबल को स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक स्टूडेंट बोल के मॉडल बनाया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट बोल के मैंने बनाया है। तो मैं अगर इसको स्पेसिफाई नहीं भी करूंगा तो लारावेल बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, वो मेरे जो डेटाबेस है उसमें इस स्टूडेंट नाम का जो टेबल है उसको ढूंढने का कोशिश करेगा। ठीक है, सो अगर हम मेरा जो नाम है वो डिफरेंट है मेरा मॉडल नेम से, सो यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे डॉलर टेबल नेम को। और अगर हम लोग का जरूरत नहीं है, अगर हम लोग का मॉडल का जो नाम है और जो डेटाबेस का टेबल का नाम है वो अगर सेम रहा तो हम लोग को स्पेसिफाई टेबल नेम करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, हम लोगों ने जाना कि यहाँ पर हम लोग मॉडल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डॉलर फिलेबल प्रॉपर्टी क्या होता है मॉडल का, डॉलर जो टेबल प्रॉपर्टी है, जो टेबल का जो नाम स्पेसिफाई हम लोग जान चुके डॉलर फिलेबल प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, वहाँ से असाइनमेंट क्या है। आज के वीडियो में इतना ही। अब लोग जान चुके हैं कि हम लोग का जो मॉडल है व्यू एयर कंट्रोलर है वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, एंड उन लोग उसको हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड व्यूज को हम लोग मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, हम लोग कोर पीएचपी का कोड कैसे लिख सकते हैं। नाउ आज की वीडियो में इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ फाइल्स के बारे में जानेंगे। अगर मैं इसी वीडियो में सारे फाइल्स को एक्सप्लेन करने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग बस मॉडल व्यू और कंट्रोलर के बारे में जानते हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए घर में, आप प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, आप जो ये व्यू है जो हम लोग का यहाँ पर सर्वर पे रन कर रहा है इसको मॉडिफाई करने का कोशिश कीजिए। एंड अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है आप कमेंट पे लिखिए, मैं डायरेक्टली जाके कमेंट में आपके डाउट को रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, सो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।